तो साथियों 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सुप्रीम लेवल के बदमाश ब्राह्मणों ने क्या कहा? कहा कि आपको भूख लगी है और भूख लगी है तो आपको 54 रोटी खानी है, तो 54 रोटी नहीं मिलेगी। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नेशनल ओबीसी मोर्चा के द्वारा उत्तर प्रदेश का तीसरा राज्य अधिवेशन हो रहा है। साथियों, राज्य अधिवेशन हो रहा है। राज्य अधिवेशन में कौन लोग शामिल होते हैं? साथियों, राज्य अधिवेशन में डेलीगेशन शामिल होता है। राज्य अधिवेशन में डेलीगेट आते हैं, ना कि भीड़ आती है। तो साथियों, जो डेलीगेशन आता है राज्य अधिवेशनों में, वो डेलीगेशन को जो बातें समझाई जाती है, वो डेलीगेशन समाज में जाकर उन बातों को लोगों को समझाने का और उन्हें संगठन से जोड़ने का काम करते हैं। मतलब वो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथियों, आज पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी के लोगों को सबसे पहले नंबर पर उन्हें यही नहीं मालूम है रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, प्रतिनिधित्व क्या होता है। सबसे बड़ी बात यही साथियों कि उनको ये जानना जरूरी है कि प्रतिनिधित्व होता क्या है। और यहाँ जो लोग आए हुए हैं, ये समाज के प्रतिनिधि मंडल हैं, ये प्रतिनिधि हैं। यहाँ पर भीड़ नहीं आई हुई है। तो साथियों, ये समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं और समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही जो राज्य अधिवेशन और राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जाता है, ये राज्य अधिवेशन और राष्ट्रीय अधिवेशन में खास तौर पर डेलीगेशन ही शामिल होता है। और साथियों, ये प्रतिनिधित्व के लिए ही जब इस देश में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया, तो भारतीय संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, मेरे समाज के बच्चों, पढ़ने के लिए स्कूल जाओ, पढ़ने के लिए स्कूल जाओ। उनके बच्चों को तो फीस देनी पड़ती है, उनके माँ बाप को फीस देनी पड़ती है। आप पढ़ने के लिए जाइए, आपके माता पिता को किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है। और जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो ले, तो पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद समाज का प्रतिनिधित्व करना। और समाज का प्रतिनिधित्व का क्या मतलब होता है? समाज का प्रतिनिधित्व साथियों केवल राजनीतिक लोग नहीं होते हैं। समाज का जो प्रतिनिधित्व है, वो समाज का प्रतिनिधित्व साथियों संविधान की आर्टिकल 15(4), 16(4) में मौलिक अधिकार दिया गया कि आपको संविधान में 2 प्रतिनिधि दिए गए, एक इलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड। जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड तो 5 साल 6 साल के लिए प्रतिनिधि है, लेकिन जो सिलेक्टेड है, अगर अपनी 25 साल की उम्र में नौकरी में आते हैं तो वो 60 साल की उम्र तक नौकरी करेंगे। मतलब वो 35 साल के लिए समाज के प्रतिनिधि हैं। अब उन्हें ये मालूम नहीं कि मैं समाज का प्रतिनिधि हूं। साथियों, अगर हमारे समाज के लोग प्राइमरी स्कूल में अध्यापक अध्यापिका ना हो, तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? ब्राह्मण तो चाहते हैं इनके बच्चे पढ़ने नहीं चाहिए, शासक वर्ग चाहता है इनके बच्चे पढ़ने नहीं चाहिए। यदि हमारे प्राइमरी स्कूल में अध्यापक अध्यापिका नहीं होंगे, इंटर कॉलेज में हमारा प्रवक्ता नहीं होगा, डिग्री कॉलेज में हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और विश्वविद्यालयों में हमारे प्रोफेसर नहीं होंगे, तो हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? साथियों, अगर थाने के अंदर हमारा सिपाही नहीं होगा, हमारा एसआई नहीं होगा, हमारा इंस्पेक्टर नहीं होगा, तो हमारे लोगों की एफआईआर कौन लिखेगा? अगर कोर्ट के अंदर जाओगे, अगर हमारा जज नहीं होगा, हमारे न्यायाधीश नहीं होंगे, तो फिर हमारे लिए न्याय कौन करेगा? साथियों, इस प्रकार से संविधान के अंदर आर्टिकल 15(4), 16(4) में मौलिक अधिकार दिया गया। और ये मौलिक अधिकार साथियों जब 16 नवंबर 1992 को आधा अधूरा दिया गया, वो आधा अधूरा क्या दिया गया साथियों? ये मैं आप लोगों को एकदम गांव की भाषा में समझाना चाहता हूँ कि आज की तारीख में भी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना
नहीं हो रही है और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है। तो साथियों 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सुप्रीम लेवल के बदमाश ब्राह्मणों ने क्या कहा कि आपको भूख लगी है और भूख लगी है तो आपको 54 रोटी खानी है, तो 54 रोटी नहीं मिलेगी। अब आपको 54 रोटी नहीं मिलेगी, आपको 27 रोटी मिलेगी। और जब हमारी थाली हमारे सामने आई तो मेरी थाली में आया मात्र 6 रोटी। मतलब जिनको भूख लगी है 54 रोटी की, उनकी थाली में मात्र 6 रोटी मिल रहा है। बाकी की अगर चलो ठीक है, आपने 16 नवंबर 1992 को हमें 27 रोटी दिया, तो मेरी 21 रोटी को कौन खा रहा है? मेरी 21 रोटी को कौन खा रहा है? और फिर हम ओबीसी के लोगों को ही लड़ाने का काम कौन कर रहा है? ये बात समझने की जरूरत है साथियों। और इसलिए ओबीसी की जाति आधारित जनगणना साथियों, इस देश के अंदर हमने एक बात देखी और 2013 में ये देखना शुरू किया कि शासक वर्ग के द्वारा ये प्रचारित किया जाना शुरू किया गया कि ओबीसी की सारी नौकरियां ही खा रहा है, ओबीसी की सारी नौकरियां ही खा रहा है। ये हमारे लोगों को समझाने का काम कोई के बस्ती में आकर, कुर्मी की बस्ती में आकर, मल्ला की बस्ती में आकर, नोनिया की बस्ती में आकर, राजभर की बस्ती में आकर, बढ़ई की बस्ती में आकर, कुमार की बस्ती में आकर, इनकी बस्तियों में आकर के उन्होंने समझाना शुरू किया कि आपका हिस्सा कौन खा रहा है? आपका हिस्सा तो यही खा रहा है। तो साथियों, हमारे लोगों ने पलटकर उसको जवाब भी नहीं पूछा, उन ब्राह्मणों को पूछा भी नहीं कि 16 नवंबर 1992 को हमें 27% दिया गया, हमें 27 रोटी दी गई और मिल केवल 6 रोटी रहा है, मेरी 21 रोटी कौन खा रहा है? चलो तुम कह रहे हो वही खा रहा है, तो वो भी 6% में ही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। साथियों, देश की 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से अगर हम देखते हैं तो उसमें आज की तारीख में 2.5% ओबीसी के लोग प्रोफेसर हैं, 2.5% ओबीसी के लोग प्रोफेसर हैं, 4% असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगर हमें 27% मिला तो 4% असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे ओबीसी के हैं, तो मेरा 23 कौन खा रहा है? अगर नहीं खाया तो दिखाओ कहां पर है। तो ओबीसी मतलब वो पूरी ओबीसी कम्युनिटी को क्या मिला? ओबीसी पूरी कम्युनिटी को 4% असिस्टेंट प्रोफेसर मिले और 23% पर कब्जा कौन किया हुआ है? वही ब्राह्मण किए हुए हैं। तो साथियों, ये बातें आप लोगों को समझने की जरूरत है और ये बातें समाज को समझाने की जरूरत है। और इसके लिए ये राज्य अधिवेशन लिया जा रहा है। इस राज्य अधिवेशन में आए हुए सभी साथियों को मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग बाहर भी खड़े हैं उन लोगों को कि आपके लिए ये कुर्सियां लगाई गई, आप लोग आकर के अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बड़े पैमाने पर हमारे लोग बाहर खड़े हैं, वो सभी लोग आकर के इस कार्यक्रम स्थल पर बैठे। साथियों, मैं इतनी ही बात कह करके आज के इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी।